बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी जंग अदालतों में लड़ी जा रही है और पाकिस्तान भर की तमाम अदालतें इस वक्त इसी सियासी जंग को निपटाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। आम आदमी की जिंदगी पे क्या गुजर रही है, आम आदमी की मुश्किलात क्या हैं, आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये तो एक अलग चैप्टर है और बहुत ही तकलीफदेह और कर्बनाक है। लेकिन इस वक्त तमाम के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स और गैर सियासी खिलाड़ी भी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं अदालतों में। और जब गैर सियासी खिलाड़ियों का जिक्र आता है तो आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद जो हैं वो फैजाबाद धरना केस में आज अपियर हुए। उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पे स्पेशल कमीशन बनवाया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने उस कमीशन के रूबरू जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का हुक्म था और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, इसलिए जनरल फैज हमीद साहब ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो सवालनामा है वो मंगवा लिया है कि मुझे सवालनामा भिजवाया जाए तो उसके बाद ही मैं जवाब दूंगा। और उस वक्त के वज़रा जो मुस्लिम लीग की नून के वज़रा थे वो भी जमा करवा चुके हैं अपने जवाबात और शायद खाकान अब्बासी साहब को भी तलब किया गया था, उन्होंने भी जवाब आई थिंक जमा करवा दिया है। और सब के सब क्योंकि उसमें टारगेट जो किया जा रहा है वो बुनियादी तौर पे जनरल फैज हमीद को टारगेट करना मकसूद है, लेकिन जो आज उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है वो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया है कि जनाब जो फैजाबाद धरना केस है, फैजाबाद धरना आया तो उसमें उनका जो भी रोल था वो फेडरल गवर्नमेंट की हिदायत की और हुक्म की रोशनी में था। और फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया था कि जो धरने के मुजाहिरीन हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और उनके साथ मामला तय किए जाएं। लिहाजा हमने वही किया जो हुकूमत का हुक्म था, उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना फर्ज अदा किया। तहरीरी सवालनामा भी दिया गया है, तहरीरी सवालनामे का जवाब आएगा तो वो उसके बाद हम कुछ बता सकेंगे, लेकिन जो सोर्सेज अब तक मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जनरल फैज हमीद ने बड़ा दो टोक और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दिया है और जवाब यही बनता था क्योंकि उस पे जो दस्तखत हैं वो सिर्फ जनरल फैज हमीद साहब के नहीं है बल्कि उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब के भी दस्तखत हैं। तो एहसन इकबाल साहब भी कह चुके हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं कि वो सब कुछ जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हो रहा था। तो बहरहाल ये जनरल फैज हमीद के साथ एक खास लगाव है और उस लगाव को पूरा करने के लिए ये करते रहते हैं, लेकिन जाहिर है वो भी बहुत बड़े प्लेयर हैं और कोई आम प्लेयर नहीं है और उनको काबू कैसे किया जाएगा अभी तक मेरा अपना ख्याल है कि उनको काबू करना नहीं है मकसूद, उन पर प्रेशर बढ़ाना है और उनको अंडर प्रेशर रखना है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी को जो बताया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके साथ वाबस्ता रहे और जबकि हकीकत ये है कि वो और जब बाजवा साहब जो है वो इकट्ठे ही थे और जब बाजवा साहब पे भी आजकल थोड़ी सी सख्ती की हुई है और जनरल फैज हमीद साहब पे भी क्योंकि वो पब्लिक में इस तरह से नजर नहीं आते। लेकिन बहरहाल देखना है कि क्या होता है क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट के साथ हुआ, उनको बुलाया था कुछ गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन वो गुफ्तगू फिर नहीं हो सकी थी और वो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, उसकी अभी तक किसी तरफ से भी तरदीद नहीं आई। सोशल मीडिया पे वो खबर बहुत आम है। अब आते हैं जी दीगर खबरों की तरफ, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लार्जर बेंच मौजूद है, 7 रुकनी लार्जर बेंच है, वो समाअत कर रहा है और मुस्तकिल समाअत कर रहा है और समाअत का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नहली है वो किसी तरीके से खत्म हो सके और आर्टिकल 62-63 की तशरीह करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ वकला, नामवर वकला जो हैं वो मौजूद हैं अदालत में और अदालत की मुआवनत कर रहे हैं और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं। और लेकिन जाहिर जब एक चीज़ टारगेट तय शुदा हो कि हदफ ये है तो उस हदफ को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो देखना है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जो फैसले मौजूद हैं और एक फैसला लाइफ टाइम का भी है, एक फैसला फैसल वाडा का भी है और उसमें तजादात भी हैं, तो किसी ना किसी तरफ ये मामला जाएगा। लेकिन जो लग यही रहा है, तो अब तक की जो हेयरिंग हुई है उस हेयरिंग के मुताबिक लग यही रहा है कि ये ताहयात नाहली खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब इधर ताहयात नाहली को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और 5 साल मुद्दत मुकर्रर करने की कोशिश की जा रही है। उसमें नवाज शरीफ साहब भी निकल जाएंगे, जहांगीर साहब भी निकल जाएंगे, किसी और ने निकलना है वो भी निकल जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज एक फैसला आ गया, नैब की दरखास्त थी और वो एक नैब से सजा याफ्ता शख्स की नाअहली जो है
वो 5 साल कर दी गई थी, तो 5 साल से 10 साल उन्होंने कहा जी होनी चाहिए, लिहाजा वो 10 साल कर दी गई है। हुक्म इम्तना जारी कर दिया है सिंगल बेंच के खिलाफ। तो इस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फाइक जमाली जो हैं वो सबसे पहले मुतासरा फरीक हुए और उनके कागजात नामजदगी पर अब सवाल उठेगा और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे बलूचिस्तान से। तो दूसरी जानिब जो हेयरिंग इस वक्त हो रही है जी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त इसलिए अपने लिए क्यों नहीं डाली, यानी कि जनरल ज़िया साहब का जिक्र है, जनरल अयूब खान साहब का जिक्र है, दीगर जनरलों का जिक्र है कि वो अपने लिए ये सादिक और अमीन वाली क्यों नहीं डालते। और यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश जो है वो 7 पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है। अजीज भंडारी एडवोकेट हैं, उनको अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया था, तो उन्होंने भी दलाइल दिए हैं। रीमा उमर ने तहरीरी जवाब भिजवा दिया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं अपनी गुजारिश 30 मिनट में मुकम्मल कर लूंगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा मुकदमे के फरीक फयाज अहमद गौरी के वकील के दलाइल भी हुए और गुज़श्ता समात पर खुर्रम रजा ने ताहियात नाअहली के हक में राय दी थी, क्योंकि मुख्तलिफ वकला आ रहे हैं, ताहियात नाअहली के हक में भी आ रहे हैं, ताहियात नाअहली के खिलाफ भी आ रहे हैं। तो क्या आर्टिकल 187 के तहत अपीलें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर की गई? आप अपनी दरखास्त तक महदूद रहें, चीफ जस्टिस ने कहा। क्या आर्टिकल 187 के तहत अपीलें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर की गई? वकील खुर्रम रजा ने कहा आप अपनी दरखास्त तक महदूद रहें, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। अदालत मुकदमे की कार्रवाई 184(3) में चला रही है, 187 के तहत या 187 के तहत। वकील खुर्रम रजा पूछ रहे हैं कि पहले तो ये क्लियर करें, आर्टिकल 62 में कोर्ट ऑफ लॉ की तारीफ नहीं बताई गई। आर्टिकल 62 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक बात की गई है। आर्टिकल 62(1)(f) सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक है। आर्टिकल 62(f) के तहत कोई और मामले को नहीं देख सकता। वकील खुर्रम रजा ये कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें यह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का अपीलेंट फोरम है या ट्रिब्यूनल का, अपना केस चलाएं, दोहराएं मत, चीफ जस्टिस की वकील को हदायत। आर्टिकल 62(1)(f) को कोर्ट ऑफ लॉ की बात करना, आर्टिकल 62(1)(f) कोर्ट ऑफ लॉ की बात करता है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को, आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है। सवाल यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है? ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट अपील के दायरा इख्तियार में सुनती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने चीफ जस्टिस का वकील खुर्रम रजा से इस्तफसार। क्या 62(1)(f) ट्रिब्यूनल को भी ताहियात नाअहली का इख्तियार देता है या फिर ताहियात नाअहली का इख्तियार सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास है? ये कहां लिखा है कि इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल उम्मीदवारों को ताहियात नाअहल करार दे? चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं बार बार। किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी पर पूरा ना उतरने पर अहल किया जाता है। ये कहां लिखा है कि अगले इलेक्शन में एतराज दूर हो जाए तो उम्मीदवार कैसे नाअहल हुआ? इलेक्शन के लिए नाअहली ताहियात कैसे हो सकती है? ये चीफ जस्टिस साहब सारे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक ये पहले से एक ज़हन बना हुआ है कि हमने ताहियात नाअहली को खत्म करना है, उसके अकॉर्डिंगली वो सारी बातें कर रहे हैं। क्या आर्टिकल 63 से हटकर ट्रिब्यूनल किसी को नाअहल कर सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा। आर्टिकल 63 से हटकर किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। अवामी नुमाइंदगी एक्ट में आया कि बीए की शर्त लाजमी है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। अगले इलेक्शन में ये शर्त खत्म होगी और 25 साल का शख्स इलेक्शन लड़ सकता है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी। तो कोई ईमानदारी से लिख देता है कि मैं 16 साल का हूं, अब 16 साल का शख्स तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चीफ जस्टिस साहब ने सवाल उठाया है। और वकील खुर्रम रजा का अवामी नुमाइंदगी एक्ट का हवाला आप अपनी मारूजात की नफी करने वाली बात कर रहे हैं। जब 62(1)(f) के तहत ट्रिब्यूनल नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन मामले में अपीलेंट फोरम के तौर पर काम नहीं करती? चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं इजाफी इख्तियार ताहियात नाअहली वाला ये कहां लिखा है? चीफ जस्टिस साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है, वकील खुर्रम रजा, क्योंकि वकील खुर्रम रजा और दीगर तमाम कानूनदानों का यह ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो डिक्लेरेशन दे सकती है और अगर किसी आइन की तशरीह मकसूद हो तो वो कर सकती है। लेकिन वो बार बार चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि लिखा कहां है, तो वो कहते हैं कि लिखा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वकील कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। जिन केसेस में शवाहद रिकॉर्ड हुए वहां सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है, यानी कि फैसला दे सकती है। फिर तो आप समीउल्लाह बलोच केस की हिमायत नहीं कर रहे, मैं एक हद तक उसकी हिमायत कर रहा हूं। आईनी अदालत और सिविल कोर्ट में फर्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आईनी अदालतें हैं जहां आईनी दरखास्तें दायर होती हैं। इलेक्शन कमीशन कानून के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करता है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। इलेक्शन कमीशन ताहियात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। आप ये कह रहे हैं कि 62(1)(f) और 63 को अलहदा देखा जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया।
तो उन्होंने कहा जी आर्टिकल 62 और 63 की पहली सत्र पढ़ें, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने फरमाया। उन्होंने कहा जी 62(1)(f) की तशरीह करनी है। खुर्रम रजा ने ये कहा वकील साहब ने। आप कहते हैं हम 62 और 63 को मिलाकर नहीं तशरीह कर सकते। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने पूछा तौबा का रास्ता इस्लाम में भी है। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि असल कानून में ये ABCD नहीं थी, डिक्टेटर ने इसमें शामिल की। आइन का तकद्दुस जब होगा तो जब हम इसे मानेंगे, या फिर हम कहते हैं कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे और पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया और डिक्टेटर ने आकर सियासतदानों आइन को बाहर फेंक दिया। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। जनरल अयूब ने आकर सबको बाहर फेंक दिया और नए कवानीन लाए। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक होता है। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कत्ल और अगवा जैसे केसेस में तो बंदा दोबारा इलेक्शन का हल हो जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट में वकील खुर्रम रजा का इस्लामी असूलों का हवाला। आप इस्लाम की बात करते हैं तो फिर सपोर्ट में कोई दलील भी दें। तौबा और बराह रास्त सिरात मुस्तकीम पर वापस आने का असूल इस्लाम में है। शुरू में तो चंद ही लोग मुसलमान थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा इस तरह तो खुलफा राशिदीन फिर वापस आ ही नहीं सकते थे। चलें मौजू बदल देते हैं। जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा ये आप क्या बातें कर रहे हैं कि तरमीम भी गन पॉइंट पर हुई हैं। मिलिट्री डिक्टेटरशिप के सामने तो आप कोई बात ही नहीं करते। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कोई मुनासिब वजह बताएं कि इस इमारत में बैठे 5 लोगों को असेंबली में बैठे 326 लोगों से ज्यादा समझ है। 326 की तादाद ज्यादा है जी। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में से किसके ज्यादा इख्तियार हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा पार्लियामेंट का काम कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का काम इसकी तशरीह करना है। अगले वकील को सुनेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सॉरी हमने आपसे मुश्किल सवालात किए, अपने समझने के लिए ऐसे सवालात करते हैं। अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर जाता है। जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा कि वो कानून अब कहता है कि ये मुद्दत 5 साल होगी। पार्लिमानी बहस में तस्लीम किया गया कि 62(1)(f) की मुद्दत पर खामोश है। नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की, दुरुस्त या गलत? चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा। अब ये बहस चल रही है जी, ये केस चल रहा है। और दूसरी जानिब आज फिर जी जेल में ट्रायल हुआ और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ और तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया जाना था, लेकिन ये कार्रवाई मुअख्खर हो गई है, ताखीर का शिकार हो गई है और दौरान समात मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। इमरान खान की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड यानी कि अल कादिर ट्रस्ट रेफरेंस में दरखास्त जमानत पर नैब की जानिब से दलाइल दिए गए और अदालत ने समात 6 जनवरी परसों तक मुलतवी कर दी। और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी 6 जनवरी तक उसमें तौसी कर दी गई है। इस तरीके से ये मामला हुआ है। और दूसरा एक और अहम डेवलपमेंट और वो है कि बल्ले का निशान जो पेशावर हाई कोर्ट ने कल अपना ही फैसला वापस ले लिया था, तो उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रुजू कर लिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 185 के तहत पिटीशन फाइल की गई है और यह भी दरखास्त की गई है कि यह दरखास्त जल्द अज जल्द समाप्त की जाए ताकि हम अपने जो बल्ले का निशान है हमें वापस मिल सके और इलेक्शन साफ शफाफ भी हो सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।